गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास से हम लोगों ने अपना सेट एग्जाम्स का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। और ये आज हमारी दूसरी क्लास है सेट एग्जाम की रिवीजन। ठीक है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या चीज पढ़ी थी कि ये पढ़ा था कि भुजाओं की संख्या समान होने वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में दो बहुभुज हैं जिनकी भुजाओं की संख्या क्या है, समान है, यानी कि भुजाएं उनके अंदर समान है, तो वो तब समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं? या तो उनके संगत कोण बराबर हो, या फिर उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, अर्थात वो समानुपाती हो। इतना सभी को याद होगा कि समानुपाती क्या होता है कि सर जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जब दो अनुपात बराबर होते हैं, जैसे 5/10 का अनुपात कितना आएगा? 1/2। 6/12 का अनुपात कितना आएगा? 1/2। तो हम कह सकते हैं कि जो 5/10 है, ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है, ये बराबर है, यानी कि समानुपात है 6/12 के। तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो हम उनको समानुपाती बोलते हैं। क्लियर सभी को? तो जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो हम उनको समानुपाती बोलते हैं। और समानुपाती के लिए हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर हमारे पास में दो त्रिभुज है, अगर हमारे पास में क्या है, दो त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और मान लेते हैं ये हमारे पास में दूसरा त्रिभुज है एक्स वाई जेड। इसको थोड़ा इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से एक्स वाई और जेड। क्लियर सभी को? ये हमने लिख लिया एक्स वाई और जेड। देखिए, अब आप कहोगे कि सर दो त्रिभुज समरूप होते हैं, या फिर भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि इनकी भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यदि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। मान लेते हैं जो पी क्यू का अनुपात एक्स वाई के साथ में है, मान लेते हैं जो पी क्यू का अनुपात एक्स वाई के साथ में है, वही क्यू आर का अनुपात वाई जेड के साथ में, वही क्यू आर का अनुपात वाई जेड के साथ में, और वही पी आर का अनुपात एक्स जेड के साथ में, वही पी आर का अनुपात एक्स जेड के साथ में। अगर ये सारे अनुपात बराबर है तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है हमारे, ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हैं। और हम बोल देंगे बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, इतना क्लियर था लास्ट क्लास के अंदर? बताइए एक बार भाई, नाम लिखने से क्लास के अंदर। ठीक है सर। दूसरा, अगर इनके संगत कोण बराबर हो, या तो इनके रेशियो बराबर आ जाए, या फिर इनके संगत कोण, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर आ जाए, या ये वाला कोण इसके बराबर आ जाए, या तो दो कोण बराबर हो, और या फिर तीन कोण बराबर होंगे तो भी चलेगा, दो होंगे तब भी चल जाएगा, तीनों कोण बराबर होंगे तो भी चल जाएगा। याद आपको होगा सिमिलरिटी का निशान ये वाला निशान होता है, याद है सभी को? ये समरूपता का निशान होता है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि या तो त्रिभुज एस 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 से समरूप हो सकते हैं, या फिर ए ए, या तो आप दो बार कर लो ए, या फिर आप तीन बार लिख लो ए, या फिर ए ए ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से हो सकते हैं, या फिर हमारे पास में एस ए एस से सिमिलर हो सकते हैं। इतना सभी को याद था लास्ट क्लास के अंदर? बताइए। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 6.1 का हमने एक सवाल कर लिया था, बाकी दो सवाल रह गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो नीचे आपको चतुर्भुज दिया गया है, एक तो दिया गया है पी क्यू आर एस, और एक दिया गया है ए बी सी डी। क्या ये समरूप है? यानी कि क्या ये आकृतियां सिमिलर हैं, यानी कि क्या ये सिमिलर फिगर्स हैं? तो देखते हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं। देखो आप लोगों को याद रखना है बच्चे, क्या याद रखना है कि आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर हमारे पास में संगत भुजाओं का अनुपात, जैसे कि आपने पी क्यू का अनुपात निकाला ए बी के साथ, आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि सर यहाँ भी चारों भुजाएं बराबर है, 1.5 1.5 1.5 1.5, और सर यहाँ भी चारों भुजाएं बराबर है 3 3 3 3, यानी कि इनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर ही आएगा, चाहे आप किसी भी भुजा का अनुपात किसी के साथ निकाल लो। भाई यहाँ पर 1.5 लिखा है या 3 लिखा है, तो ये वाली आकृति में इसमें अगर आप 2 से गुणा कर दोगे, अगर आप 2 से गुणा कर दोगे तो ये वाली भुजाएं बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ। अगर आप 2 से गुणा कर बनेंगी, यानी कि आप यहाँ देख तो पा रहे हो कि यहाँ संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है। अगर आपने पी क्यू का अनुपात निकाला ए बी के साथ में, तो ये आएगा 1.5/3, और कटने के बाद में कितना आ गया? 1/2। अगर आप क्यू आर का अनुपात निकालोगे बीसी के साथ में, तो ये कितना आ जाएगा? 1.5/3, ये भी कितना आ गया? 1/2। और अगर हम आर एस का अनुपात निकालें सी डी के साथ में, तो ये कितना आ गया? 1.5/3, ये भी कितना आ गया? 1/2।
और अगर आप लोग एस पी का अनुपात निकालोगे डी ए के साथ में, तो बच्चे ये भी कितना आ गया हमारे पास है 1/2। आप कहोगे कि सर इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है, लेकिन पर आपको याद क्या रखना है बच्चे, याद ये रखना है कि अगर त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो त्रिभुज तो हमारे क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। लेकिन पर चतुर्भुज में आपको ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि सभी भुजाएं, जो सभी भुजाओं का अनुपात है, जो सभी संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है। लेकिन पर सर इसमें दूसरी जो कंडीशन होती है कौन सी, की संगत कोण बराबर हो, वो बराबर नहीं है। क्योंकि सर यहाँ पर P 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर A 90 डिग्री है। सर यहाँ Q 90 डिग्री नहीं है, यहाँ B 90 डिग्री है। सर यहाँ R 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर C 90 डिग्री है। और सर यहाँ पर S 90 डिग्री नहीं है, जो कि यहाँ पर D है। आप कह दोगे कि यहाँ पर सर संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। बच्चे इतना क्लियर हो सभी को कि दोनों आकृतियां समरूप क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी संगत भुजाओं के जो अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन पर यहाँ कोण बराबर नहीं है। तो त्रिभुज को छोड़ करके बाकी जितनी भी आकृति हैं, चाहे उसमें 4 भुजाएं हैं, चाहे 5 भुजाएं, चाहे 6 भुजाएं, उसके अंदर दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या संगत भुजाओं के अनुपात के साथ साथ में संगत कोण बराबर है कि नहीं। अगर दोनों चीजें होंगी तो ही वो दोनों आकृतियां समरूप होंगी, वरना आकृतियां समरूप नहीं कहलाएंगी। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भाई क्या पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में? ये पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों के दो दो भिन्न उदाहरण दीजिए। भाई समरूप आकृतियां, आप कहोगे सर एक तो जितने भी हमारे व्रत होते हैं वो दूसरे व्रत के सिमिलर होते हैं, एक उदाहरण तो ये हो गया। और सर दूसरा कि जितने भी हमारे वर्ग होते हैं, भाई जितने भी हमारे क्या होते हैं वर्ग 90 डिग्री वाले, जितने भी हमारे वर्ग होते हैं वो दूसरे वर्ग के कैसे होते हैं, वो दूसरे वर्ग के समरूप होते हैं। क्लियर सभी को? अब आप यहाँ पे कितना भी बड़ा वर्ग बना लो, ये इसके समरूप होगा। क्लियर? अब लिखिए ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, तो आप बना सकते हो कि सर जो त्रिभुज है वो कभी वृत्त के समरूप नहीं हो सकता, और जो सर त्रिभुज है वो कभी चतुर्भुज के समरूप नहीं हो सकता। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। या एक्सरसाइज 6.1 में आप लोगों के पास में अगर बुक है, एक बार जल्दी से देख लीजिए, क्या एक्सरसाइज 6.1 में आपको कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को 6.1 में, पूरी एक्सरसाइज 6.1 में कोई डाउट है क्या? किसी बच्चे को देख लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है 6.1 में? नो सर। ठीक है, अगर 6.1, ठीक है, अगर 6.1 में कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आज हमें एक प्रीमियर के बारे में पढ़ना है। लिखा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि आपके पास में एक त्रिभुज होना चाहिए, ये आपने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, और इस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं। भाई इस त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं हैं? आप कहोगे सर इस त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं हैं, तो हमने नाम दे दिया त्रिभुज को पी क्यू आर। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं हमने क्यू आर के समांतर, क्यू आर के समांतर हमने एक रेखा खींची, क्यू आर के समांतर हमने क्या किया, एक रेखा खींची। खींच लो क्यू आर के समांतर एक रेखा, ये खींच ली हमने क्यू आर के समांतर एक रेखा। ठीक है, जो क्या कर रही है, जो अन्य दो भुजाओं को विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। आपने कहा सर ये वाला बिंदु तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु कितना है हमारे पास में, ए है, और ये वाला बिंदु मान लेते हैं हमारे पास में बी है। यानी कि एक त्रिभुज पी क्यू आर था, उसमें आपने एक भुजा क्यू आर के समांतर एक रेखा खींची जो कि पी क्यू को ए पर और पी आर को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अगर ये भुजा इसके समांतर है, याद रखना बच्चे हमें दिया क्या गया है, आप लिखोगे सर दिया गया है हमें क्या चीज दिया गया है, कि हमारे पास में एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसके अंदर ए बी जो है वो समांतर है क्यू आर के। ए बी जो है वो क्या है हमारे पास में, समांतर है क्यू आर के। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ये दो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। यानी कि जो पी ए अपॉन ए क्यू होगा वो हमारा पी बी अपॉन बी आर होगा। क्लियर सभी को? बताइए कितना क्लियर है? यस सर। ठीक है,
तो बच्चे आपको ये याद रखना है, क्योंकि थ्योरम है, हमारे एग्जाम्स में थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आती। तो आपको इतना याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास में कोई त्रिभुज है, अगर हमारे पास में क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, एक्स वाई जेड नाम ले लेते हैं इसको। ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड। और आपने इस बार क्या कर दिया, आपने इस बार एक्स जेड के समांतर एक रेखा खींच दी। आपने क्या कर दिया इस बार आपने एक्स जेड के समांतर एक रेखा खींच दी। तो अगर ये मान लेते हैं कि इसको बिंदु कहां पर कट करता है, बिंदु ए पर और बिंदु बी पर कट करता है, तो आप कहोगे सर वाई ए अपॉन ए एक्स, वाई ए अपॉन ए एक्स, ये जो अनुपात होगा ये बराबर होगा किसका, वाई बी अपॉन बी जेड के, वाई बी अपॉन बी जेड के। बताइए इतना क्लियर क्या सभी को, बोलो इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है बिल्कुल कि अगर हमारे पास में कोई त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हमने कोई लाइन खींच दी है जो बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो जो रेशियो हमारा ऐसे इधर लिखा जाएगा वही रेशियो हमारा इधर भी लिखा जाएगा कि वाई ए अपॉन ए एक्स बराबर वाई बी अपॉन बी जेड। क्लियर सभी को? यस सर। यस। हमारे पास में एक और थ्योरम है, यानी कि एक और प्रमेय, प्रमेय नंबर 6.2। ये क्या कहती है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। मान लो दिया क्या गया है कि आपके पास में एक तो त्रिभुज दिया गया है आपको, और त्रिभुज में आपको ये दिया गया है कि एक रेखा है। मान लीजिए त्रिभुज का नाम क्या है हमारे पास में, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। और यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो आपने यहाँ पर एक रेखा खींच ली है। आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पर एक रेखा खींच ली है जो कि क्या कर रही है, जो कि इन दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लेते हैं इसका नाम x है और इसका नाम y है। देखिए यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, भाई दो भुजा थी इनको एक ही अनुपात में बांट दिया, यानी कि ax अपॉन जो एक्स बी है वो बराबर है ए वाई अपॉन वाई सी के, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। यानी कि ये तो हमें दिया गया था कि अगर ऐसा है, ये तो हमें दिया गया था कि अगर ऐसा है, या तो हम दिया है लिख लेते हैं सीधा, गया है की जगह दिया है कि बच्चे हमारे पास में क्या है, अगर ए एक्स अपॉन एक्स बी बराबर ए वाई अपॉन ए सी है, तो हमें याद रखना है, तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चे, याद रखें, क्या याद रखना है, ये जो एक्स वाई रेखा होगी ये बीसी के समांतर होगी। क्लियर सभी को, बोलिए सभी को। ठीक है, अभी तक आपने दो थ्योरम पढ़ लिया, यानी कि दो प्रमेय पढ़ लिए। एक बार हम आपको बता देते हैं दोनों प्रमेय क्या है। दोनों प्रमेय एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एक दूसरे के उल्टी है। मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दिया गया और कहा गया, त्रिभुज देने के बाद में ये आपको कहा गया कि इसके अंदर जो एक लाइन है वो इस वाली रेखा या फिर इस वाली भुजा के समांतर है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों को दिया क्या जाता है, मान लीजिए इसका नाम था हमारे पास में एक्स वाई जेड, और ये बिंदु था P और ये बिंदु था Q। हमें यहाँ पर दिया जा रहा था बार बार कि दिया है हमें क्या चीज, कि जो पी जेड है वो एक्स वाई के समांतर है। और हमें याद क्या रखना था बच्चे, हमें याद ये रखना था कि जैसा रेशियो आप एस इधर लिखेंगे, मान लो आपने लिखा एक्स पी अपॉन पी जेड, एक्स पी अपॉन पी जेड, तो वैसा ही रेशियो आप इधर भी लिखोगे एक्स जेड सॉरी एक्स वाई जेड पी क्यू। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर है कि दिया गया है कि जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो एक्स वाई के समांतर है। थोड़ा समझिए, थोड़ा सा गलत लिख दिया गया था, यहाँ पर हम लोग सुधार लेते हैं इसको, ये क्यों नाम था क्यों, और यहाँ पर दिया गया था कि जो हमारे पास में पी क्यू है वो एक्स वाई के समांतर है। ठीक है, समझिए एक त्रिभुज था एक्स वाई जेड जिसके अंदर जो पी क्यू था वो एक्स वाई के समांतर था, यानी कि ये भुजा जो है ये इस वाली लाइन के समांतर है, ये दिया गया है हमें। तो हम कह देंगे कि जो एक्स बी अपॉन पी जेड होगा वो वाई क्यू अपॉन क्यू जेड के बराबर होगा। ठीक है, अब उल्टा देखते हैं कि मान लीजिए एक त्रिभुज हमारे पास में, मान लेते हैं त्रिभुज हमारे पास में, और इस त्रिभुज में हुआ क्या है कि सर इस त्रिभुज में एक लाइन थी,
एक लाइन थी जिसने इसको कुछ इस अनुपात में काटा। किस अनुपात में काटा? कि मान लेते त्रिभुज था ए, हमारे पास में जो त्रिभुज था वो था ए बी सी, और इसने इसको इस अनुपात में काटा। मान लीजिए एम और एन है, कि हमारे पास में जो ए एम है वो एम बी के बराबर है, कि सॉरी ए एम अपॉन एम बी जो है वो सी एन अपॉन एन बी के बराबर है। ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया है। तो हम कह देंगे, क्या याद रखेंगे? तो हम याद रखेंगे कि अगर रेशियो बराबर है तो ये जो एम एन होगी ये समांतर होगी ए सी के। बच्चे बताइए, दोनों थ्योरम क्लियर है आपको? ये 6.1 है और ये 6.2 है। बताइए क्या इतना क्लियर है? 6.2 दोबारा समझा। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, दो थ्योरम है हमारी बुक के अंदर, 6.1। सर। ठीक है, हम एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से सुनना। कि मान लीजिए हमारे पास में एक त्रिभुज है, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक त्रिभुज है। ये हमने त्रिभुज बना दिया, ठीक है। और इस त्रिभुज में हमने इसके समांतर एक लाइन बना दी। इसके समांतर क्या कर दिया? एक लाइन बना दी। मान लेते हैं त्रिभुज का नाम था हमारे पास में कितना, पी क्यू आर, और ये लाइन थी हमारे पास में एक्स वाई। तो हमें दिया गया है, यानी कि हमें दिया है क्या चीज, कि जो एक्स वाई है वो समांतर है क्यू आर के। जो एक्स वाई है वो समांतर है क्यू आर के। तो हमें याद ये रखना है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर आपने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी कि कोई रेखा खींच दी है समांतर किसी भी एक भुजा के, अगर वो समांतर है तो यहां पर जो रेशियो बनेगा पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, वो बराबर होगा पी वाई अपॉन वाई जेड के, बराबर होगा पी वाई अपॉन वाई जेड के, सॉरी पी वाई अपॉन वाई आर के। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक यस है। सर। और दूसरा बच्चे थ्योरम, ये तो 6.1 थी, और एक थ्योरम थी हमारे पास में 6.2, वो ये थी कि मान लेते हैं हमारे पास में त्रिभुज था, और त्रिभुज था हमारे पास में ए बी सी। मान लेते हैं हमारे पास में एक त्रिभुज था और त्रिभुज था हमारे पास में ए बी सी, और यहां पर एक लाइन है, और यहां पर एक लाइन है जो कि यहां पर एक लाइन है जो कि इसको कुछ ऐसे रेसों में डिवाइड कर रही है। कैसे रेसों में? मान लेते हैं ये हमारे पास में क्या है, ए बी सी डी ई है। ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में डी ई है। रेशो दिया गया है हमें, दिया क्या गया है? दिया है कि जो रेशो है ए डी अपॉन डी बी का, वो बराबर है ए ई अपॉन ई सी के। तो आपको याद ये रखना है कि अगर रेशियो बराबर है तो जो लाइन होगी वो डीई वो खुद ही खुद समांतर होगी बीसी के। अब बताइए सालू, क्लियर बच्चे? यस सर। दोनों में अलग अलग चीजें गिवन है, हमें अलग अलग चीजें दी गई है। ठीक है, अब देखो इनको क्वेश्चन में हम कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, क्या चीज, कि आप बुक खोलो, डायग्राम बुक के अंदर दे रखा है बट हम बना देते हैं। देखिए, यदि कोई रेखा यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा हो, यानी कि एक त्रिभुज है ए बी सी। देखो, हम पढ़ के डायग्राम बना रहे हैं, हम बुक से डायग्राम नहीं बना रहे क्योंकि बुक हमारे पास में भी दूर रखी हुई है। देखिए, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ए बी सी, तो आपने त्रिभुज का नाम दे दिया ए बी सी। देखो, कोई एक रेखा है जो कि त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी और ए सी को, यानी कि वो ए बी को तो डी पर टच करता है और ए सी को वो ई पर प्रतिच्छेद करती है, ए सी को वो ई पर प्रतिच्छेद करती है, तथा भुजा बी सी के समांतर हो। यानी कि आपने एक लाइन ऐसी बनाई है जो कि इनको इन दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, और ये जो लाइन है ये बी सी के समांतर है, ये हमें दे दिया गया है। ठीक है, यानी कि हमें क्या दे दिया गया है, आप लिखोगे दिया है। बच्चे, हमें क्या दिया गया है? कि दिया है बच्चे जो डीई है वो समांतर है बीसी के। क्लियर सभी को? क्योंकि देखो लिखा है बीसी के समांतर हो, तो हमें बच्चे प्रूफ क्या करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध क्या करना है बच्चे? सिद्ध करना है कि जो एडी अपॉन ए बी है वो बराबर है ए ई अपॉन ए सी के। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे प्रूफ
यानी कि यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप हेडिंग डालोगे प्रूफ की, तो कैसे सोल्व करोगे बच्चे आप इसको? आपने कहा सर हमें गिवन था कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये लिखा, और त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें जो डी है वो समांतर है बी सी के, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सर जो ए डी अपॉन डी बी होगा वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के बाय थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। सर। ठीक है, यस सर। कि ये जो अनुपात है बराबर होगा एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी होगा। अब आप लोगों को एक काम करना होगा, आप कहोगे सर हमें एडी तो चाहिए, लेकिन पर सर नीचे डीबी की जगह हमें एबी चाहिए। देखो देख पा रहे हो ना आप, यहाँ पर हमें एडी तो चाहिए पर एडी के साथ में हमें डीबी नहीं एबी चाहिए। सर हमें एई तो चाहिए बट एई के साथ में हमें एसी नहीं, सॉरी ईसी नहीं एसी चाहिए। क्लियर सभी को? यानी कि आप कहोगे सर इनके हर अलग अलग है, वरना तो हमारा सॉल्व हो गया होता क्वेश्चन, आंसर तो हमारा आ चुका होता। आप क्या करोगे, आप करोगे कि सर अगर हम एडी को देखें और डीबी को देखें, तो सर ये जो ए बी आ रहा है ना इन दोनों को जोड़कर आ रहा है। ये जो सर ए बी आ रहा है वो एडी और डीबी को जोड़कर आ रहा है, वो एडी और डीबी को जोड़कर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया इसको, देखो हम एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी अपॉन एडी बराबर ईसी अपॉन एई। क्लियर सभी को? आपने क्या कर लिया, इसका व्युत्क्रम कर लिया, ठीक है। आपने क्या कर लिया, इस पूरी इक्वेशन का व्युत्क्रम यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर लिया, ठीक है भाई। अगर मान लो कहीं लिखा है हमारे पास में 1/2 बराबर 1/2, अगर आप इसको यहाँ लिख दोगे 2 बराबर 2, यानी कि आपने इसका व्युत्क्रम किया है 2, तो आपने इसका भी व्युत्क्रम किया है कितना, 2 बराबर होगा हमेशा। मान लो कहीं लिखा है 5/6 बराबर 5/6, आपने इसका व्युत्क्रम किया तो कितना आ गया 6/5, इसका व्युत्क्रम किया तो 6/5, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अगर दो चीजें बराबर है तो उनके व्युत्क्रम भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपने लिखा सर एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन एसी था, तो हम इनको उल्टा करके लिख सकते हैं डीबी अपॉन एडी बराबर ईसी अपॉन ए। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार, Yes. इतना क्लियर? ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप दोनों यस सर। अब आप दोनों तरफ एक जोड़ दोगे। अब आप क्या करोगे, अब आप दोनों तरफ एक जोड़ दोगे। देखो दोनों तरफ एक जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो 2 बराबर 2 था, आपने कहा सर मैंने दोनों तरफ 5 जोड़ दिया, दोनों तरफ 5 जोड़ दो तो 7 बराबर 7 रहेगा, ये अब भी तो बराबर है। यानी कि अगर हम दोनों तरफ एक जैसे चेंजेस करते हैं, यानी कि हम अगर चीजों को एक जैसा दोनों तरफ बदलते हैं, तो वो मतलब कोई खास फर्क उससे नहीं आता, ठीक है, वो हमेशा बराबर रहते हैं। अब आप हमें बताओ कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। यानी कि हमारे पास में एक नया सवाल बन गया है। सवाल क्या बन गया है कि 1/1 1/1 प्लस बी डी अपॉन ए डी बराबर है ईसी अपॉन ए प्लस 1/1। देखो आप क्या करोगे, आप जब इनको सोल्व करोगे, भाई दिनों को कैसे सोल्व करते हैं कि 2/3 को अगर 3/4 के साथ में सोल्व करना हो तो कैसे करते हो? आपने कहा सर दोनों का एलसीएम 12 आएगा, 3 से भाग करेंगे 12 को तो 4 आएगा, और 4 की गुणा ऊपर लिखे 2 में कर देंगे, प्लस 4 से भाग करेंगे 12 को 3 आएगा, और 3 की गुणा ऊपर लिखे हुए 3 में कर देंगे। यानी कि अब हमें भिन्नों को जोड़ना है, तो भिन्नों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने कहा सर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एडी आएगा, एक से एडी को भाग करेंगे तो एडी आएगा, एडी की गुणा एक में करेंगे तो एडी आएगा, एडी से एडी को भाग करेंगे तो एक आएगा, एक की गुणा बीडी में करेंगे तो बीडी आएगा। ऐसे ही यहाँ पर होगा, ए हमारा एलसीएम आ जाएगा, ए से ए को भाग करेंगे तो एक आएगा, एक की गुणा इसी में करेंगे तो इसी आएगा। भाई एक से भाग करेंगे ए को तो ए आएगा, और ए की गुणा एक में करेंगे तो ए आ जाएगा। यानी कि इसको देखेंगे अगर एडी के अंदर बीडी को जोड़ दे, एडी के अंदर बीडी को जोड़ दे तो ये ए बी बन जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन एडी बराबर, अगर हम लोग ए के अंदर ईसी को जोड़ दें तो हमारे पास में एसी बन जाएगा, एसी अपॉन ए। हम इसका फिर से क्या कर लेंगे, फिर से इसका व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में एडी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी। क्लियर सभी को? यस सर। 3 स्टेप लगाए हैं। एक तो आपने कहा कि अगर लाइन पैरेलल है यानी कि लाइन समांतर है तो ये रेशियो बराबर होगा। एक कंसेप्ट तो आप लोगों ने ये इस्तेमाल किया है, ठीक है, कि अगर लाइन समांतर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब जो बाकी दो साइड्स है उनका जो रेशियो होगा बराबर होगा बाय थेल्स थ्योरम। दूसरा, आपने उसका व्युत्क्रम करा, यानी कि आपने उसका रेसिप्रोकल किया और आपने उसमें एक जोड़ा। अब जो चीजें आ गई आपने उसका भी रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर सभी को?
यस सर। ठीक है, सर ये थोड़ा सा सर आप बुक लोगों में भी को ऐसे दिया है। दोबारा बोलिए एक बार। सर बुक में भी ऐसे ही दिया है जैसे आपने समझाया। हाँ, बुक में भी ऐसे ही हो रखा है। देखिए, आप लोगों को पर ये याद भी रखना है। अब याद क्या रखना है, आप लोगों को याद ये रखना है कि मान लो कि सर एक हमारे पास में त्रिभुज है। मान लीजिए सर हमारे पास में क्या है, त्रिभुज है। और सर त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। और त्रिभुज के अंदर एक लाइन इसके समांतर है। आपने क्या बना लिया, इसके समांतर इसको बना लिया। ठीक है, अगर ये हमारे पास में पॉइंट है कौन सा, डी और ई, और डी ई क्या है, वो समांतर है बीसी के। तो बच्चे याद रखना है, जैसा आप इधर लिखोगे, अगर आपने लिखा एडी अपॉन डी बी, समझते रहे ना, अगर आपने लिखा एडी अपॉन डी बी तो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। ए ई अपॉन ई सी के। बच्चे बताए, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। अगर 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 आप ध्यान से देखना, अगर अगर आपने क्या करा, अगर आपने इधर ऐसा लिखा कि सर एडी अपॉन ए बी, अगर आपने इधर ऐसा लिखा सर एडी अपॉन ए बी, तो बच्चे बताइए इधर कैसा लिखना पड़ेगा आपको, सर ऐसा इधर लिखना पड़ेगा ए ई अपॉन ए सी। ए ई अपॉन ए सी। आपको याद रखना, जैसा आप उल्टे हाथ की तरफ लिखोगे बिल्कुल वैसा ही आप सीधे हाथ की तरफ भी लिखोगे। एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा, सर अगर मैं ऐसा लिख दूं डीबी, अगर मैं ऐसा लिख दूं यानी कि बी डी अपॉन डी ए, तो वो बराबर होगा किसका, सीई अपॉन ई ए। क्लियर सभी को? तो भी ये बराबर होगा। ठीक है, एक बच्चे के मन में आ रहा होगा, सर मैं तो ऐसा लिखूंगा, पहले पूरा लिखूंगा ए बी और फिर नीचे लिखूंगा बी डी। मैं तो सर ऐसा लिखूंगा ए बी अपॉन बी डी। बच्चे कोई बात नहीं, जैसा आपने इधर पूरा लिखा है ना, तो पहले इधर भी पूरा लिख लो, ए सी अपॉन, आपने ऊपर नीचे वाला लिखा था बी डी, तो इधर नीचे वाला लिख दो सी ए। क्लियर सभी को? यस सर। जैसा आप उल्टे हाथ की तरफ लिखोगे बिल्कुल वैसा ही रेशो आप सीधे हाथ की तरफ लिखोगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोगों ने एक उदाहरण कर लिया था, अब हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर 2 को। देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या लिखा है इसके अंदर। अच्छा आप लोग बताइए, क्या आप लोग एक समलंब चतुर्भुज को जानते हो? तो शर्माने वाली बात नहीं, अगर जानते हो तो बताइए, नहीं जानते हो तो कह दीजिए सर नहीं पता। इसमें क्या शर्माना है? बताइए, क्या आप एक समलंब चतुर्भुज को जानते हो? बोलिए। अच्छा चैट यस सेक्शन में सर। टाइप, जानते हो तो भाई, अगर नहीं जानते तो नहीं, एन। बताइए कितने लोग जानते हैं समलंब चतुर्भुज को? ठीक है, नहीं जानते, कोई बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है। पता है तो यस, नहीं पता है तो नो। बाकी करा तो रहे, हम समझाएंगे तो यही सारी चीजें। सिर्फ अभी तक एक बच्चे ने जवाब दिया है अर्जुन नागर के नाम से, बाकी किसी बच्चे ने नहीं बताया कि उनको पता है या नहीं पता है। बताइए, सिर्फ अर्जुन नागर के नाम से ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं क्या? अगर उनसे पूछा गया है, सिर्फ उन्होंने ही कमेंट किया है, बाकी किसी और बच्चे ने कोई कमेंट नहीं किया है। ठीक है, अभी सालू का भी कमेंट आ गया है। ठीक है, देखो, आप लोगों को अगर कमेंट करने के लिए बोला जाता है कि बताइए हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, पता है कि नहीं पता है, बच्चे अगर आप इनको बताओगे तो बहुत सारी चीजें होती है। देखो अब तक तो आप लोग सभी बता देते हैं और हम लोग आगे भी चल जाते, हमें इतनी सारी चीजें बतानी नहीं पड़ती। सिर्फ 3 बच्चों ने बताया हमें नहीं पता। देखिए, अब हमें पता है कि पूरी क्लास को नहीं पता, पर कोई बताना नहीं चाह रहा है। देखिए, समलंब चतुर्भुज के बारे में सीख लो। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चतुर्भुज क्या होता है। देखो, चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है, चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं। जैसे त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ऐसी चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं। अब ये 4 भुजाएं कैसी भी हो सकती है। हो सकता है ये आयत बन जाए, जैसे कि आपका कमरा या बुक, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। हो सकता है ये आपका वर्ग बन जाए, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो सकता है ये आपका समलंब चतुर्भुज बन जाए। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है, यानी कि चतुर्भुज तो हमें पता लग गया है कि सर एक ऐसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं होती है, चतुर्भुज कहलाता है। अब समलंब चतुर्भुज कौन कहलाता है, देखते हैं। देखो, समलंब चतुर्भुज वो कहलाता है, आप लोगों ने अभी समांतर लाइनों के बारे में बताया था कि सर ये लाइन इसके समांतर है,
बताया था भी कि ये लाइन इसके समांतर है। तो बच्चे समलंब चतुर्भुज ऐसा ही कुछ चतुर्भुज होता है जिसके अंदर आमने सामने भुजाओं का सिर्फ एक युग्म, देखो आमने सामने की भुजाओं के दो युग्म है, एक युग्म तो ये रहा जो अभी आपने लगा दिया है, और एक युग्म ये भी होगा, यानी कि आमने सामने की भुजाओं को लेकर के यहाँ दो पेयर यानी कि दो युग्म बनते हैं। उन दोनों में से कोई एक समांतर हो, उन दोनों में से क्या हो, कोई एक समांतर हो, तो वो हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर। यस सर। एक सेकंड रुकना। देखिए, आपने कहा सर एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, तो एबीसीडी का नाम लिख लो। मान लेते हैं ये ए है, ये हमारे पास में बी है, ये हमारे पास में सी है, और ये हमारे पास में डी है। ठीक है, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। साथ साथ में लिखा भी हुआ है जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। असमांतर भुजाएं, यानी कि जो असमांतर भुजाएं वो ए डी और बी सी है। तो एडी और बीसी पर क्रमशः ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि यानी कि इस पर तो ई पॉइंट है और इस पर एफ पॉइंट है, इस प्रकार स्थित है कि जो ई एफ, अगर आपने पॉइंट ई और पॉइंट एफ को जोड़ दिया तो ये जो आपके पास में ई एफ लाइन बनी है, ये जो आपके पास में ई एफ लाइन बनी है बच्चे, अगर ई और एफ को जोड़ दिया जाए, ये जो ई एफ बनी है ये भुजा ए बी के समांतर है। ये किसके समांतर है? आप कहोगे सर ये जो ई एफ है, सर ये जो ई एफ है ये ए बी के समांतर है। क्लियर सभी को? यस सर। तो हमें बताना है कि जो ए ई अपॉन ई डी है, बच्चे हमें दिया क्या गया है? अच्छा, आप लोगों ने एक चीज पहले कभी पढ़ी होगी नाइन्थ क्लास के अंदर। देखिए क्या चीज पढ़ा था नाइन्थ क्लास के अंदर, समझिए, आप समझिए, ये एक लाइन है ए बी, या फिर ये एक लाइन है एल, और ये लाइन एम के समांतर है। समझना सवाल को, सवाल क्या है। देखिए ये लाइन है एल और ये एम है, और जो एल है वो एम के समांतर। अब आपने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि एम के समांतर है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि एम के समांतर है, यानी कि लाइन है एन और ये जो एम है वो एन के समांतर है। अच्छा एक बात बताओ, ये एल जो है वो एम के समांतर है और जो एम जो है वो एन के समांतर है, तो आपको नहीं लगता कि एल और एन भी एक दूसरे के समांतर है? बताइए, बोलिए। ये एक प्रमेय होती है नाइन्थ क्लास के अंदर कि अगर आपने एक नई रेखा बनाई जो कि किसी पुरानी रेखाओं के युग्म में एक रेखा के समांतर है, तो ये सारी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, तो वही चीज को हमें इस्तेमाल करना है इस सवाल को सोल्व करने के लिए। देखिए अब आप कहोगे सर कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप कहोगे कि सर जो ई एफ है हम लोगों को दिया गया है, बच्चे क्या दिया है? हम लोगों को दिया है कि जो ए बी है वो तो सी डी के समांतर है, और जो ए बी है वो ई एफ के समांतर है। तो आपको नहीं लगता कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है, जो ए बी है वो ई एफ के समांतर है? आपको नहीं लगता कि जो ए बी है वो सी डी के समांतर है? तो ये आपस में सारी समांतर होंगी। बताइए, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, दिया है, और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चे? आप कहोगे सर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि जो ए ई है अपॉन ई डी है वो बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी के। सर आकृति में देखते हैं कहाँ है, आकृति में लिखा है जो ए ई अपॉन ई डी है, यानी कि सर ये जो ए ई अपॉन ई डी है वो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर है। तो बच्चे आपको नहीं लगता कि अगर ये त्रिभुज होता तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता, क्योंकि हमने पढ़ा था त्रिभुज में। बच्चे आपको याद रखना है, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 6.1
जिसमें साफ साफ लिखा था त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज की, तो बच्चे ये थ्योरम त्रिभुज में ही लगती है, और यहां तो त्रिभुज है नहीं, और यहां तो त्रिभुज है नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ त्रिभुज बनाने की कोशिश करोगे कि आपने ए और सी को जोड़ दिया। आप क्या कर दोगे, आप यहाँ रचना कर लोगे कि आप ए और सी को जोड़ दोगे, आप ए और सी को जोड़ दोगे, जो कि आपको लिखना होगा ई एफ को, ए बी सी डी ई एफ को जी पर कट करती है। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि आपने क्या करा, आपने ए सी को जोड़ दिया, ए सी को जोड़ा, आपने ए सी को जोड़ा जो कि ई एफ को जी पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, आपने रचना कर ली कि आपने ए सी को जोड़ दिया जो कि ई एफ को जी पर कट करता है। अब आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं बच्चे। कौन कौन से त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको? अगर सर एक तो त्रिभुज दिख रहा है कि त्रिभुज ए डी सी, अगर ए डी सी को देखें, अगर त्रिभुज ए डी सी को देखें, ए डी सी, ये रहा ए डी सी, ए डी सी को देखें, अगर त्रिभुज ए डी सी को देखें तो बच्चे क्या इसके अंदर है? आप कहोगे सर इसके अंदर जो ई जी है वो समांतर है डीसी के, तो सर रेशो आ जाएगा ए ई अपॉन ई डी बराबर ए जी अपॉन जी सी। ये इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें त्रिभुज ए बी सी को, तो उसके अंदर आपको दिख रहा है कि जो जी एफ है वो ए बी के समांतर है, जी एफ वो ए बी के समांतर है। तो आप कह दोगे सर फिर से रेशो आ जाएगा कि सर ए जी अपॉन जी सी बराबर होगा बी एफ अपॉन एफ सी के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप खुद ही देख लो, आप कह रहे हो ए जी अपॉन जी सी बराबर है ए ई अपॉन ई डी के, और आप कह रहे हो ए जी अपॉन जी सी बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी के। तो आप लिख दोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या आ गया हमारे पास में? सर हमारे पास में आ गया है ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी के। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं है? No, sir. ठीक है, देखिए अब आप लोग आगे चलेंगे, आगे आप लोग देख पाओगे कि आगे आपको एक क्वेश्चन दिया है। आगे क्या दिया गया है? आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, और इस क्वेश्चन के लिए आकृति बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम एनसीईआरटी की बुक में आकृति देख लेते हैं एक सेकंड में, कि आकृति 6.16 में ठीक है, हम यहाँ पर आकृति बना देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें जो एस टी है वो क्यू आर के कुछ ऐसा दिख रही है, यहाँ पर एस टी है, और हमें यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिख रहा है एस टी के साथ में ये वाला कोण और ये वाला कोण। क्लियर सभी को? देखिए हमें यहाँ पूछा गया है, हमें यहाँ दिया गया है कि आकृति में जो है, अगर इसको देख रहे हो आकृति में, तो हमें दिया गया क्या क्या है? आपको सर दिया है हमें कि जो पी एस अपॉन एस क्यू है, सर ये रहा पी एस अपॉन एस क्यू, सर वो बराबर है पी टी अपॉन टी आर के, ये हमें दिया गया है। और सर हमें दिया गया है कि जो एंगल पी एच टी है वो बराबर है एंगल पी आर क्यू के। और हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि बच्चे जो त्रिभुज पी क्यू आर है, देखो क्या लिखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो आप और कुछ त्रिभुजों को जानते होंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नाम पता है क्या किसी को? बोलिए भुजाओं के आधार पर
भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं त्रिभुज? त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। बताइए, नाम पता है क्या किसी को? नहीं पता? देखिए, आप कहोगे सर भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सर एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, द्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है हमारे पास में विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है हमारे पास में? एक विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु, पहले समबाहु के बारे में समझ लो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सर एक ऐसा त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर और इसके बराबर, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और सर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। सर प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 डिग्री का। ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का। सर विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती है, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। मान लेते त्रिभुज हमारे पास है पी क्यू आर, इसमें जितनी भी भुजाएं हैं वो सभी अलग अलग माप की है, वे विषम बाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? आप कहोगे सर समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती है। जिसके अंदर क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर दो कोण बराबर होते हैं। या तो दो भुजाएं बराबर दे रखी हो या दो कोण बराबर दे रखे हो। मान लेते त्रिभुज है पी क्यू आर है, ये त्रिभुज है हमारे पास में पी क्यू आर है। तो बच्चे समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी जो यानी कि दो भुजाएं बराबर हैं, या फिर इन भुजाओं के अपोजिट कोण, यानी कि जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इनकी अपोजिट कोण, ये वाला कोण इस भुजा के अपोजिट ये वाले कोण के बराबर होगा। क्लियर सभी को? समद्विबाहु याद रहेगा सभी को कि सर दो भुजाएं बराबर होती हैं, Yes, sir. और जो दो भुजाओं के सामने वाले कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने सवाल को करते हैं कैसे। आपने कहा सर सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है वो? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर सभी को? ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है। हमें सिर्फ ये करना है कि आप कहोगे सर अगर देखा जाए, प्रूफ में लिखेंगे सर, हम देखेंगे त्रिभुज देखा जाए पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, अगर त्रिभुज पी क्यू आर में देख रहे हो तो सर जो पी एस अपॉन एस क्यू है वो बराबर है पी टी अपॉन टी आर के। आप लोगों ने कहा था कि सर अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची हो और वो रेखा इन दोनों को भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दे, ये रेखा किसके समांतर हो गई? आप कहोगे सर जो एस टी है वो क्यू आर के समांतर हो गई। क्लियर सभी को? क्योंकि हमें दे रखा है, और इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से आप लिखोगे कि जो एस टी होगी वो समांतर हो गई क्यू आर के। हो गई कि नहीं हो गई? बाय थ्योरम यानी कि प्रमेय 6.2 से। ठीक है, अब आप लोग देखिए, अब आप कहोगे सर ये दोनों समांतर है, तो सर ये वाले दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं हमारे पास में? बच्चे आपको समझ में आया है कि नहीं आया ये बताओ पहले। कोई बोल ही नहीं रहा है, हमें लग रहा है समझ में यस आया है। सर। Yes, sir. ठीक है, आप कहोगे सर ये दोनों कोण बराबर होंगे। आपने कहा सर जो कोण होगा हमारा पी एस टी वो बराबर होगा कोण पी क्यू आर के, वो बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास में दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स? आप कहोगे सर कोरस्पोंडिंग एंगल्स यानी कि जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर इनके संगत कोण बराबर होंगे। आपने कहा सर जो एंगल पी एच टी है वो एंगल क्यू पी आर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि लाइन इसके समांतर हमने प्रूफ की है। और हमें दे रखा है कि जो पी एच टी कोण है, जो कोण पी एच टी है वो पी आर क्यू के बराबर। आप कह रहे हो कि सर जो पी एच टी है वो क्यू पी सॉरी पी क्यू आर के बराबर है, और जो पी एच टी है वो दिया गया है कि वो पी आर क्यू के बराबर है। तो आपको नहीं लगता कि दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, कि जो पी क्यू आर होगा वो बराबर होगा कोण पी आर क्यू के?
यानी कि दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो इनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी, यानी कि जो पी आर होगी वो बराबर होगी पी क्यू के। और हम कह देंगे कि सर एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं तो कैसा त्रिभुज होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है, देखिए आप लोगों के सामने ये सवाल है छोटा सा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 6.2 का। आकृति 6.7 6.17 एक और दो में जो डी है वो बीसी के समांतर है, यानी कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है। याद रखना कि जो डी है वो बीसी के समांतर है दोनों ही केस में। तो बच्चे आप लोगों से पूछा गया है कि पहले केस में तो आप लोग ईसी का मान बता दो और दूसरे केस में आप लोग एडी का मान बता दो। देखो पहला तो हम समझा दे रहे हैं। देखो एक त्रिभुज है एबीसी, समझना अच्छे से। एक त्रिभुज है ए बी सी और उसके अंदर जो डी है वो बीसी के समांतर है। हमने इसको त्रिभुज को बना भी लिया है और हमने लिख भी दिया इसके मान कि ये नाम है हमारे पास में ए बी सी, ये डी और ये ई। ये है 1.5, ये है 3, ये है 1 और ईसी आप लोगों से पूछा गया है। प्लीज सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे, भाई रिक्वेस्ट है, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर अगर देखा जाए त्रिभुज ए बी सी में सर जो डीई है वो समांतर है बीसी के, लिखा है ये रहा, ये जो डी है बीसी के समांतर है। तो सर अगर समांतर है तो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। बच्चे एडी कितना है 1.5, डीबी कितना है 3, एई कितना है 1 और हमें ईसी निकालना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ईसी निकाल पाओगे और ईसी कितना आ जाएगा हमारे पास में, आप कहोगे सर ईसी का मान आ जाएगा 1.5 गुणा ईसी बराबर 3। तो सर ईसी का मान आ जाएगा 3/1.5, यानी कि सर 2 आ गया ईसी का मान। कितना आ गया 2। और आप लोग ईसी का मान 2 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? इस सर 1.5 का 2 गुना 3 और 1 का 2 गुना। क्लियर सभी को? अब आप लोग जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो जिसमें आप लोगों को एडी का मान निकालना है कि एडी का मान कितना होगा। कीजिए सोल्व। वही करना है कि सर एक त्रिभुज है एबीसी डीई समांतर है बीसी के, तो एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। सॉल्व कीजिए से बच्चे जल्दी से। कीजिए सॉल्व सभी बच्चे जल्दी से। हुआ किसी का? बच्चे बताइए माइक ओपन करके, हुआ क्या किसी का? क्या कर रहे हैं? ठीक है कीजिए बच्चे। किसी का हुआ कि नहीं हुआ बताइए।
आसान है बच्चे, ए बी सी ट्रायंगल है, डी ई समांतर है बी सी के, बस आपको लगाना है ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। अच्छा, आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो डेसिमल की वजह से? दशमलव वाले नंबर है क्या, इसलिए नहीं हल? सर कर रहे हैं। ठीक है, कीजिए। चलिए बताइए, किसी का हुआ या हम करा दें? चलिए ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, हम एक बार समझा देते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना था आप लोगों को, इतना आसान सवाल था। देखिए, आप लोगों को एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, समझना डायग्राम साफ सर मेरा निकल गया। ना। बताइए कितना है बच्चे, आंसर बोल के बता दो। 2.4। 2.4, वेरी गुड, ठीक है आपका आंसर बच्चे। देखिए, आपको एक ऐसी आकृति दिखाई गई है। सर मेरे भी 2.4 ही आया। ठीक है, वेरी गुड। देखिए, आप लोग एक ऐसी आकृति दिखाई गई है ए बी सी। सर ये रहा ई सी, सर ये रहा डी ई। सर जो ई सी का मान है वो 5.4 सेंटीमीटर है। सर जो ए का मान है वो 1.8 सेंटीमीटर है। सर जो डीबी का मान है वो 7.2 सेंटीमीटर है। और सर एडी का मान पूछा गया है। आप कहोगे कि सर अगर देखा जाए त्रिभुज ए बी सी में, तो सर जो डीई है वो समांतर है बीसी के। जो डीई है वो समांतर है बीसी के। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, थेल्स थ्योरम से। अब आप क्या करोगे, सर एडी का मान तो हम लोगों को निकालना है। सर डीबी का मान कितना हो गया, 7.2। एई का मान कितना है, 1.8। और ईसी का मान कितना है, 5.4। आप लोग क्या करोगे, आपने कहा सर इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दो। सर ये बन गया 18/54। सर ये बन गया 1/3, यानी कि एडी अपॉन 7.2। अच्छा, ऊपर लिख देते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर करके देखिए। आप लिखोगे सर एडी अपॉन 7.2 बराबर 1/3। तो सर 3 AD बराबर 7.2। और एडी बराबर कितना आ गया, 7.2/3। सर इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। बच्चे हमने पहले इसको कितना कर लिया, 3 से काट लिया, 3 नीचे 3×12। और आप बात जानते हैं 24/10 को कैसे हल करेंगे। सर 24/10 को ऐसे हल करेंगे कि ऊपर वाली संख्या को तो आप लोग कॉपी कर लो, नीचे कितनी जीरो, 1, तो आपने सीधे हाथ से 1 प्लस के बाद डेसिमल लगा दिया। कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? यस सर। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको याद है, आप कहोगे सर ये अगर 1.8 है, तो सर ये इसका 3 × 5.4 है, यानी कि सर ये 18 का 3 × 54 है। तो सर यहाँ कितना लिख दें कि उसका 3 × 72 हो जाए। आप कहोगे सर 24 का 3 × 72 होगा, अपने दशमलव लगा दिया, कितना हो गया, 2.4। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो बिना लिखे, अगर आपको टेबल आते हैं। 18 × 54 और 24 × 72। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।